Hello everyone, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं बिहार के इतिहास को, बिहार के संपूर्ण इतिहास को, जो कि आप जानते हैं कि 72nd बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो बिहार का इतिहास है, इससे जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके 72nd बीपीएससी के या फिर किसी भी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलते हैं। 7 से 8 मार्क्स एग्ज़ाम्स में काफ़ी बड़ा वेटेज होता है, क्योंकि आप पूरे पॉलिटी को पढ़ के जाइएगा तो 12-13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और बिहार के इतिहास को पढ़ के जाने के क्रम में आप 7 से 8 क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस भी है पॉलिटी का, और बिहार के इतिहास का काफ़ी छोटा सिलेबस भी है जिसको आप कवर कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ आज के सेशन में बने रहते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा एम रहेगा कि हम बिहार के इतिहास को कंप्लीट करा दें। ओके, इससे पहले के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 1 बिहार के सामान्य परिचय से रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बिहार के सामान्य परिचय से भी देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार का, प्राचीन बिहार का इतिहास। ओके, आप जानते हैं कि जो प्राचीन बिहार का इतिहास है वो पाषाण काल से शुरू होता है और मौर्य एवं गुप्त वंश पर आकर के समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हम बिहार के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ते हैं। बाकी पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, इस तरीके से जो मगध का उत्कर्ष है जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, इन वंशों को पढ़ते हैं। इन वंशों को पढ़ने के क्रम में जब पाल वंश आता है तो हमारा प्राचीन बिहार का इतिहास का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, और फिर हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास पर मूव ऑन कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। हमारा एम रहेगा कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड सीरीज को लाया जाए, और आपके एग्जाम्स में यदि 1-2 मार्क्स का भी कुछ हेल्प हो पाता है तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले हम बिहार के इतिहास को पढ़ने के क्रम में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राचीन बिहार इतिहास का मतलब ही होता है कि अतीत में बीती हुई घटनाएं, और अतीत में जो घटनाएं हो गई हैं उनके लिए कुछ स्रोत होंगे जिसके आधार पर हम यह कह पाएंगे कि यह इतिहास है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आप यह समझ सकते हैं कि कहीं से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, कुछ मृदभांड प्राप्त हुई, कोई स्मारक प्राप्त हुआ, कोई सिक्के, मनके, मूर्तियाँ ये प्राप्त हुई तो हम यह समझ पाएंगे, या फिर कोई अभिलेख प्राप्त हुआ तब हम इसे पुरातात्विक स्रोत कह पाएंगे। और साहित्यिक स्रोत में जो कि विनय पिटक में, जैन रचनाएँ में, बौद्ध रचनाएँ, महाभारत, पुराण, रामायण, इन सब से जो हमें स्रोत प्राप्त होगा उन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहेंगे अतीत की घटनाओं को जानने के क्रम में। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आप यह समझ पाएंगे कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए जो मुंगेर है, चिरांद जो कि सारण में पड़ता है, चेचर जो कि वैशाली में पड़ता है, मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर जो कि सारण में पड़ता है, इस सब जगह से क्या प्राप्त हुए हैं, तो इन सभी जगहों से ताम्र प्रशस्तर वस्तुएं, मतलब तांबे की बनी हुई वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। साथ ही जो मौर्यकालीन अभिलेख हैं जो कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हैं, और खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियाँ और पुरातात्विक स्रोत जो है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत
काउंट होंगे। मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर, इसको आप याद रखिएगा। साथ ही जेठियन जो कि गया जी में पड़ता है, सेनुआर जो कि रोहतास में पड़ता है, ये सभी जो है वो पुरातात्विक स्रोत हैं जहाँ से ताम्र प्रशस्तर युग की वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए थे। यदि आप साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में आप यह देख पाएंगे कि रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जिसमें अंगुत्तर निकाय है, दीर्घ निकाय है, विनय पिटक है, साथ ही जैन रचनाएं जिसमें भगवती सूत्र है, ये सभी जो है वो साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। ओके, तो रामायण, महाभारत, पुराण, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, ये सभी जो है वो साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ यात्रियों के विवरण है, जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है, फायान, इत्सिंग, वेनसांग, ये सब पाटलिपुत्र आए थे और इन्होंने जो अपने संस्मरण ग्रंथों में लिखा है ये हमारे साहित्यिक स्रोत है इतिहास को जानने के। साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की भी जानकारी हमें मिलती है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं पाषाण काल की ओर। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण अर्थात पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। क्यों किया जाता था? शिकार के लिए पत्थर का उपयोग किया जाता था। पाषाण के प्रयोग होने के कारण इस काल को हम लोगों ने पाषाण काल कह दिया। मतलब पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर के उपयोग करने के कारण हमने इसे पाषाण काल के रूप में या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में इसे जाना। पाषाण काल के पत्थरों का प्रयोग मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की समय की यदि बात करें तो पुरा पाषाण काल में इस काल में जो मानव थे वो आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। मतलब घुमंतू होते थे मानव, और वस्तुओं के और जो खाद्य पदार्थ है उसका संग्राहक थे। दक्षिण बिहार के मुंगेर, नालंदा से बड़े बड़े पत्थरों और खुरदरे पत्थरों के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। इससे हम यह समझ पाएंगे कि मानव जो थे उस समय खाद्य संग्राहक और आखेटक हुआ करते थे, और ये अवशेष जो है लगभग 1 लाख ईसा पूर्व पहले के हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इस समय मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालक भी हो गया था, और इस समय जो मानव ने अपना पहला पशु पाला था वो था कुत्ता। ओके, सबसे पहला पशु कुत्ता पाला गया था। दक्षिण बिहार के मुंगेर के भीम बांध से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ मुंगेर, मध्य पाषाण काल में मुंगेर याद रखेंगे, और पुरा पाषाण काल में मुंगेर, नालंदा, ये सब याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल का जो कालक्रम है वो 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच का माना जाता है। नव पाषाण काल की यदि बात करें तो इस समय मानव जो है खाद्य उत्पादक हो गया था। मतलब मानव जो है वस्तुओं में निवास करके कृषि करना सीख गया था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मानव जो है इस समय कृषि करना सीख गया था, खाद्य उत्पादक हो गया था, और अब बस्ती बना करके निवास करने लगा था। मतलब अब घुमंतू ना होकर के एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगा था। नव पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जो कि हमने शुरू में भी कहा था। चिरांद, चेचर, मनेर, सेनुआर, जेठियन, इन सब से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि नव पाषाण काल के जो लोग हैं वो बस्ती बनाकर रहने लगे थे और खाद्य उत्पादक हो गए थे। कैमूर की पहाड़ियों से नवादा, जमुई आदि से गुफा चित्र प्राप्त होते हैं, और ये अवशेष जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ताम्र पाषाण काल की यदि बात करें तो चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सेनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं, और इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त तांबे का उपयोग के भी प्रमाण मिले हैं, और ये अवशेष जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यदि हम इसके बाद वैदिक काल, पुरा पाषाण काल के बाद यदि हम वैदिक काल की बात करें तो आप जानते हैं कि वैदिक काल की जो सभ्यता है वो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता है, और आर्यों द्वारा स्थापित इस सभ्यता को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आप यह देखते हैं कि इसका जो कालक्रम है, पूरे वैदिक काल का जो कालक्रम है
वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। इसको हमने 2 वर्गों में वर्गीकृत करा। तो पूर्व वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है, और जो उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के बीच का है। पूर्व वैदिक काल जो है, पूर्व वैदिक काल ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। मतलब पूर्व वैदिक काल का जो विस्तार है वो बिहार के क्षेत्र में नहीं था, इसलिए हम इसको बिहार स्पेशल के सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल का जो आर्यों का विस्तार था वो गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ था, और बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा जो है वो सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व पहले की रचना है। इस चर्चा में इसमें बिहार की जो चर्चा है वो विदेह के रूप में मानी जाती है, जो कि तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट या व्रात्य शब्द से संबोधित किया जा रहा था, और बराह पुराण में जो कीकट है वो अपवित्र प्रदेश या फिर निम्न जाति के लोग माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार जो कीकट है वो निम्न वर्गों के लोग को कहा जाता था, निम्न जाति के लोगों को कहा जाता था। तो वैदिक काल से संबंधित जो मुख्य बातें हैं आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वैदिक काल को 2 वर्गों में हमने बांटा। आर्यों द्वारा स्थापित यह सभ्यता थी। पहले पूर्व वैदिक काल के अर्थात ऋग्वैदिक काल के जो अवशेष है वो बिहार में नहीं मिले हैं, तो इसके बारे में बिहार के संदर्भ में नहीं पढ़ना है। बस इतना आप जान लेंगे कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में बिहार को कीकट या व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है, और कीकट का अर्थ होता है निम्न जाति के लोग या फिर अपवित्र प्रदेश भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के बीच का है, और इस समय जो आर्यों का विस्तार है वो गंडक नदी के तट पर हो गया था, और बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की जो प्रथम चर्चा है वो सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, और इसमें बिहार की चर्चा जो है वो विदेह के रूप में की जाती है, जो कि तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। इसके बाद आप महाजनपद काल की ओर मूव ऑन करेंगे, और आप जानते हैं कि महाजनपद काल के समय प्रारंभ में जो छोटे छोटे कबीले होते थे वो राजनीतिक केंद्र होते थे। अब इन छोटे छोटे कबीलों को मिलाकर के जन के रूप में, और फिर जन को मिलाकर के जनपद के रूप में, और फिर जनपद को मिलाकर के अंत में महाजनपद के रूप में इसका विस्तार हुआ। तो जिस तरीके से महाजनपद है इसको आप इंडिया मान सकते हैं, जो जनपद है उसको आप स्टेट मान सकते हैं। ओके, जनपद के बाद जो जन है वो आप उसको डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं। उसके बाद जो ग्रामिक है उसको आप प्रखंड मान सकते हैं, और जो कबीले हैं आप उसको गांव मान सकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब कबीलों के मिलने से ग्रामिक का, ग्रामिक के मिलने से जन का, जन के मिलने से जनपद का, और जनपद के मिलने से महाजनपद का निर्माण होता था। इन महाजनपदों का विस्तार जो है वो उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद का प्रमाण मिलता है, जबकि हमको तो बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो बिहार में जो महाजनपदों की कुल संख्या वह है 3। कौन कौन से है? तो मगध, अंग और वज्जी। तो हमें बिहार स्पेशल के सिलेबस में इन तीनों को डिटेल से पढ़ना है कि किसका जो विस्तार है कहाँ तक है, और इस समय कुछ यदि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है तो उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। आप इतना तो जानते हैं कि कुल जो महाजनपदों की संख्या वो है 16, जिसमें बिहार में 3 है। ओके, यदि आप टोटल 9 महाजनपद के बारे 9 महाजनपद को, केवल महाजनपद को समझने का प्रयास करेंगे, 16 महाजनपद को समझने का प्रयास करेंगे, तो आप इसका नाम बस जान लीजिए, बाकी आपको एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ना है। मगध, अंग, वज्जी ये जो 3 है बिहार के हैं। साथ ही कोसी, कोसल, मल्ल, वत्स ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। कुरु जो कि दिल्ली में पड़ता है। पांचाल और सूरसेन, चेदी ये तीनों उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं, और चेदी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। ओके, साथ ही अवंती जो है पूरे मध्य प्रदेश के उज्जैन वाले क्षेत्र में पड़ता है, और इसकी जो राजधानी भी थी वो उज्जैन ही थी, महिष्मती। मत्स्य जो है राजस्थान में पड़ता है। अस्मक जो है महाराष्ट्र तेलंगाना में पड़ता है, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ करता था। कंबोज और गांधार जो है वो हमारे इंडिया में न है बल्कि
अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में कम्बोज और गांधार जो है महाजनपद देखने को मिलता है वर्तमान स्थिति में। अब हमें तो पढ़ना है कि महाजनपद 16 महाजनपद में जो 3 महाजनपद है उनका विस्तार जो बिहार के क्षेत्र में है वो किन जिलों में है। तो आप मुख्य रूप से याद रखेंगे कि जो वज्जी लिच्छवी महाजनपद है वो वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में है। जो मगध महाजनपद है वो पटना, गया, नालंदा क्षेत्र में है। और जो अंग महाजनपद है वो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में है। वज्जी महाजनपद को यदि आप विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप इतना समझ पाएंगे कि वज्जी संघ जो है 8 कुलों का संघ था, इसलिए हम इसको अठकुल भी कहते हैं। अब इसमें वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु ये 8 संघ थे और इन 8 राज्यों का संघ जो है वही वज्जी है। मतलब वज्जी संघ जो है 8 कुलों का संघ है जिसमें वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु शामिल है। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो जनपद है वो लिच्छवी है, क्योंकि आप जानते हैं कि लिच्छवी की राजधानी जो है वैशाली थी और लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा लिच्छवी को दी जाती है, इसके लिए भी बिहार इम्पोर्टेंट है। साथ ही लिच्छवी के अतिरिक्त जो मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के जो ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख महाजनपद थे, प्रमुख जनपद थे और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। ओके, और यदि अब हम मगध महाजनपद को देखेंगे तो मगध महाजनपद में आप यह समझ पाएंगे कि मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो गिरिव्रज राजगृह थी और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जो राजगृह है वो अभी भी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन 5 पहाड़ियों के नाम है रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल। इन 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो राजगृह है वो मगध की राजधानी हुआ करती थी प्रारंभिक दौर में। मगध का विस्तार मुख्य रूप से पटना से गया क्षेत्र में था और मगध एवं अंग महाजनपद का सबसे पहले जो वर्णन है वो अर्थव वेद से मिलता है। किससे मिलता है? अर्थव वेद से मिलता है। आप बिहार के मैप में भी इन तीनों महाजनपद को देख सकते हैं। जो कि ऊपर वाला उत्तरी बिहार का हिस्सा है वो वज्जी संघ का महाजनपद है, जबकि जो दक्षिणी बिहार के हिस्से हैं उसमें जो भागलपुर और बांका जिले के साइड है उसमें अंग महाजनपद और जो पटना और गया का क्षेत्र है यहाँ मगध महाजनपद का विस्तार था। अंग महाजनपद में आप यह देखेंगे कि अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और चेम्पोंग, ह्वेनसांग ने इस शहर को चेम्पोंग कहा था। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके जस्ट बाद अब हम मगध के उत्कर्ष एवं उसके राजवंश को देखते हैं। मगध के उत्कर्ष और उसके राजवंश में आप एक ट्रिक से इसको याद रखेंगे। हसीन मासुका, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मासुका अर्थात म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कण्व वंश। ओके, इस तरीके से आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं और एट द एंड गुप्त वंश को आपको पढ़ना पड़ेगा। मगध के उत्कर्ष एवं उसके राजवंश में आप यह देखेंगे कि मगध की जो स्थापना है वो बृहद्रथ ने की थी। किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का जो पुत्र था जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध शासक था। और जो जरासंध का जो क्या बोलते हैं अखाड़ा है वो भी राजगृह में ही है। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था वो रिपुंजय था। मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे? मगध के उत्कर्ष के सबसे पहले कारण ये थे कि यह प्रारंभिक राजधानी राजगीर जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। दूसरा था कि मगध
नदियों से घिरा प्रदेश था, अर्थात यहाँ की जो मृदा है वो उर्वर जलोढ़ मृदा थी, जो कि कृषि के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अनुकूल थी। तीसरा मुख्य रीज़न है कि मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा भी उपलब्ध थी। और चौथा जो रीज़न है, मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। ये चार जो कारण है वो मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण माने जाते हैं। अब हम देखेंगे हर्यक वंश को। हर्यक वंश का जो शासनकाल है वो 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहा है। इसमें हम सबसे पहले यह जानते हैं कि इस वंश के जो संस्थापक है, मतलब हर्यक वंश की जो स्थापना किए हुए हैं, जो संस्थापक है वो है बिंबिसार। और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बृहदरथ ने जो स्थापना की है, लेकिन वास्तविक संस्थापक के तौर पर हम किसे मानते हैं, तो बिंबिसार को ही मानते हैं। ओके, अब इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, साथ ही आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए बिंबिसार ने 2 प्रकार की नीति अपनाई। एक है विवाह नीति और दूसरा है युद्ध नीति। विवाह नीति के माध्यम से इन्होंने 3 शादियाँ करी। पहली शादी जो है, पहली पत्नी इनकी जो है कौशल देवी है, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। और इस क्रम में इस विवाह से उन्हें दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। ओके, दूसरी पत्नी उनकी चेलना थी, जो कि लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री थी। और तीसरी पत्नी उनकी क्षेमा थी, जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया और चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए इन्होंने अपने जीवक राजवैद्य को भेजा था उनके पीलिया के इलाज के लिए। और बिंबिसार की जो हत्या है लास्ट में 492 ईस्वी में हो गई, उन्हीं के पुत्र द्वारा अजातशत्रु द्वारा कर दिया गया, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन इसके पीछे की जो डीप स्टोरी है वो हम किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, वन शॉट वीडियोज़ में उसको डिस्कस कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय की भी पाबंदी होती है। नेक्स्ट है अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो समय काल है, जो शासनकाल का समय है, वह 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना और इसका वास्तविक नाम जो है कुनिक था, इसलिए इसको हम कुनिक शासक भी कहते हैं। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, क्योंकि जब इन्होंने उनके दामाद की हत्या कर दी, अर्थात बिंबिसार की हत्या कर दी, तो इन्होंने अपने काशी के क्षेत्र को वापस ले लिया। अब जिस कारण प्रसेनजीत के साथ जो संघर्ष है वो अजातशत्रु का शुरू होता है और अंततः अजातशत्रु जो है प्रसेनजीत को हरा करके काशी पर पुनः अधिकार कर लेता है। बाद में अजातशत्रु का जो विवाह है वो प्रसेनजीत की पुत्री वाजिदा से ही हो जाती है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को माना और इसी क्रम में 483 ईसा पूर्व में इन्होंने राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन करवाया। ये बौद्ध संगीति से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप इसको भी ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट है उदयन। ओके, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार 407 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र, जो कि सोन, गंगा और गंडक के संगम के तट पर था, वहाँ स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो नागदशक को ही माना जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार की जो हत्या है अजातशत्रु ने करा है और अजातशत्रु की जो हत्या है वो उदयन ने करा है। इस तरीके से सब अपने अपने पिता को मार करके ही गद्दी प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है। अगला है मतलब हर्यक वंश तो समाप्त हो गया। अब हम चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश पर। तो 544 से 412 ईसा पूर्व तक के जो कालक्रम था वो हर्यक वंश का था। और अब हम सभी चर्चा करने वाले हैं शिशुनाग वंश, जिसका कालक्रम जो है 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व है। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह
शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित करके अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वर्ष एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। फिर 394 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या करा कि 394 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना और पुराणों में उसे काकवर्ण, शिशुनाग को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक के समय जो मगध की राजधानी थी वह पुनः कहाँ हो गई थी, तो पाटलिपुत्र हो गई थी। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, शिशुनाग ने तो राजधानी वैशाली बनाया था, लेकिन बाद में जो कालाशोक था उन्होंने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र कर दी थी। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। और कालाशोक की मृत्यु के बाद उनके 10 पुत्रों ने शासन चलाया और इस वंश का जो अंतिम शासक था, मतलब शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, वो नंदीवर्धन को माना जाता है। अगला है नंद वंश, जिसका शासनकाल जो है वो 344 से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक रहता है। महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त किया और नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद को एक रात और एक छत्र की उपाधि भी दी जाती है। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। और महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित करके मगध में मिला लिया और इसका काफ़ी विस्तार करा। अब तक 321 ईसा पूर्व के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय में ही हुआ था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मगध सम्राट महापद्मनंद ही थे और व्याकरण के जो महान विद्वान हैं पाणिनि, वो महापद्मनंद के समकालीन माने जाते हैं। इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो घनानंद थे और घनानंद के समय यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंदी वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति से डरकर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, ऐसा माना जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया और यही नंद वंश की जो नंद वंश का समाप्ति है इसका मुख्य कारण भी बना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश को यदि आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मौर्य वंश जो है वो 321 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक रहता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है, वो 321 से 298 ईसा पूर्व तक इनका समय है। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है, मतलब चाणक्य का नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये सभी है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। इसके पीछे भी रीजन है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले चरवाहा थे, फिर बाद में जब घनानंद ने इनको अपमान करा तो इन्होंने अपनी शिखा खोल दी और इन्होंने कहा कि मैं नंद वंश को समाप्त कर दूंगा और एक चरवाहे के लड़के को इन्होंने ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया और फिर एक प्रतापी शासक बना जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में था। इसके पीछे की जो डीप स्टोरी है वो हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर की उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। ओके, युद्ध के बाद हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जो विवाह है वो यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया यानी सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से हो जाती है और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा, जहाँ मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हिंदू कुश पर्वत, ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक एवं पश्चिम में सौराष्ट्र तक और पूरब में बंगाल तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अंतिम वर्षों में जो मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग दी और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे तपस्या करने चले गए और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। 298 ईसा पूर्व में जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद आप बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मौर्य वंश में ही है। बिंदुसार का जो समय था वो 298 से 272 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। इन्हें अमित्रघाट, सिंहसेन आदि नामों से भी जाना जाता है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था और बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भी भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो मोखली पुत्र गोसाल को माना जाता है। इसके बाद अशोक के बारे में यदि चर्चा करें तो अशोक बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक जो है मौर्य वंश की गद्दी पर बैठते हैं। इसके पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। कौन? अशोक जो है, इससे पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा जाता है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर और उद्गोलम के अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख है। सिन्हली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी कोई पुष्टि नहीं होती। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग को मगध में शामिल भी किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और पूर्व में वह शैव धर्म को मानता था, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। 9वें वर्ष में इन्होंने कलिंग युद्ध करा। 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा करी। 12वें वर्ष में इन्होंने निगाली सागर की यात्रा करी। 13वें वर्ष में इन्होंने धम्म का शिलालेखों का अंकन किया। 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों का नियुक्ति करा और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और अशोक ने कर घटा करके 1/8 कर दिया। अशोक धर्म में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा। अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजते हैं? तो श्रीलंका भेजते हैं। और अशोक ने ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया और लगभग 37 वर्षों तक शासन करते हैं अशोक। इसके बाद 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। अशोक के बाद 10 उत्तराधिकारियों का शासन हुआ। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधर्मन, शतधनुष और बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो बृहद्रथ को माना जाता है और इस तरीके से मौर्य वंश का जो कुल शासनकाल है वो 137 वर्षों का था। इसके बाद मौर्य प्रशासन के बारे में यदि थोड़ा सा चर्चा करें तो मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा, सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होते थे। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति भी निहित होती थी। मौर्य काल में जो साम्राज्य का विभाजन था वो सबसे पहले केंद्र, फिर राज्य जिसको प्रांत कहते हैं, फिर विषय और फिर ग्राम में किया गया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य मतलब प्रशासनिक अधिकारी होते थे एवं तीर्थ जो कि उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की जो कुल संख्या थी वह 18 थी। अब यदि हम प्रमुख अधिकारी की बात करें तो राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था उसको हम समाहर्ता कहते थे। जो कोषाध्यक्ष होता था उनको हम सन्निधाता कहते थे। जो कृषि विभाग का
प्रधान होता था उन्हें शीटाध्यक्ष कहा जाता था। जो वाणिज्य विभाग का प्रधान होता था उन्हें पन्याध्यक्ष कहा जाता था। जो महालेखाकार होते थे उन्हें अक्षपत्राध्यक्ष कहा जाता था। और जो सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे उन्हें सेनापति कहा जाता था। कौटिल्य ने मौर्य शासन के संबंध में सप्तांग सिद्धांत दिया था और उनके अनुसार एक राजा 7 परस्पर तत्वों पर निर्भर था। शासक, मंत्री, क्षेत्र और उनके लोग, किला, खजाना, सेना और दमनकारी शक्ति और सहयोगी, ये 7 परस्पर तत्व थे जिन पर मौर्य शासन के संबंध में सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था। और ये 7 परस्पर तत्व थे जिन पर ये निर्भर हुआ करते थे। मौर्य काल की 4 प्रकार की सेनाएं थी। इसमें पैदल सेना थी, घुड़सवारी सेना थी, हाथी सेना और रथ सेना शामिल थी। न्याय व्यवस्था में राजा के अधीन थी और राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। इसमें दीवानी न्यायालय को धर्म स्थीय द्वारा और फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन, इन 2 भागों में न्याय व्यवस्था विभाजित थी। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था और अर्थशास्त्र में इन्हें जासूसों का चर कहा गया। ये भी व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक संस्था और दूसरा संचार। संस्था मतलब एक स्थान पर रह करके ही गुप्तचर का कार्य करना और संचार मतलब घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करना। इसके बाद मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में भी विभाजित था। 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्य, अवंती और कलिंग। उत्तरापथ जो कि तक्षशिला में, दक्षिणापथ सुवर्णागिरी, प्राच्य पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैन और कलिंग तोसली, ये 5 प्रांत में विभाजित था हमारा मौर्य प्रशासन। प्रांतों का जो विभाजन है वो विषय के रूप में किया गया था और विषय का जो प्रधान है विषयपति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में था और ग्राम का प्रधान जो है वो क्या, तो ग्रामिक कहलाता था। ओके, 10 गांवों के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था और नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। और मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में कुल 5 सदस्य हुआ करते थे। मतलब जो कुल सदस्यों की संख्या थी वह 30 सदस्यों द्वारा नगर संचालित होता था। प्रथम समिति को कारीगर एवं शिल्पकार की निगरानी के लिए रखा जाता था। दूसरे में विदेशियों की देखभाल, तीसरे में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, चौथे समिति का कार्य था वाणिज्य, व्यापार एवं माप तोल को देखना, 5वें का काम था कारीगरों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री को देखना और 6ठे का काम था व्यापार पर चुंगी की वसूली करना। नगर बोर्ड के सदस्य नगर में साफ सफाई, सार्वजनिक भवन की देखभाल का कार्य करते थे, जिन्हें अष्टनोमई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टनोमई कहा जाता था। यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो मौर्य काल में राजकीय आय की स्रोत जो है कृषि, उद्योग और व्यापार हुआ करता था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी और कृषि पर 1/6 टैक्स प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को हम सीता भूमि के नाम से जाना करते थे और उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो था वो गुजरात का भरूच था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का भी प्रावधान था। और सामाजिक व्यवस्था की यदि बात करें तो कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। इसमें दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद शामिल थे। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का भी प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। लोग वेश्यावृत्ति का भी प्रमाण वहाँ से मिला है और वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। मौर्य कला जो है ये मेन से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में यदि हम जान लें तो मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला कहा गया
और स्थानीय कलाकारों द्वारा जो विकसित कला था उसे लोक कला के रूप में जाना गया। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। इसमें राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार इत्यादि प्रमुख थे। लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, तीर्थ जैनधरों की मूर्ति इत्यादि देखने को मिला। और इसका प्रमुख उदाहरण जो है वो दीदारगंज पटना से प्राप्त चामर ग्राहनी यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अलावा लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थकर की मूर्ति की भी प्राप्ति हुई है। इसके बाद जो मोस्ट वेटेज वाले क्वेश्चन है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से देखने को मिलते हैं। यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है इनके संस्थापक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई है। इनका जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल है। गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम है वो सिद्धार्थ है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन और माताजी का नाम महामाया देवी है। सौतेली माँ अर्थात मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, सौतेले भाई का नाम देवव्रत, उनके कुल का नाम जो है शाक्य कुल क्षत्रिय, प्रिय घोड़े का नाम कंठक, उनके सारथी का नाम चानन और उनका जो अन्य नाम है वो शाक्य मुनि है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म ही माना जाता है। बौद्ध धर्म की जो स्थापना है गौतम बुद्ध ने की और अध्यात्म एवं दर्शन के कारण सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया जो है वो गौतम बुद्ध को कहा है। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास लिया और संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की। 6 वर्षों की अथक तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और बाद में इसके बाद ये तथागत या बुद्ध कहलाते हैं। उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई थी। इनके अनुसार 4 आर्य सत्य है। इसमें दुख, संसार दुखमय है, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध मतलब दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है और दुख निरोध मार्ग मतलब दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अब ये अष्टांगिक मार्ग है कौन कौन से? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक मतलब सही देखिए, सही बोलिए, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये 8 जो है वो अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपना जो उपदेश है वो अधिकतर पाली भाषा में दिया। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया और सबसे अधिक उपदेश जो है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के 10 शील या 10 आचरण आप इस तरीके से देख सकते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, कोमल बिछावन का त्याग करना, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना और मद्य सेवन का त्याग करना, ये 10 आचरण थे बुद्ध के। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक भी हैं। उनके जन्म को कमल से दर्शाया जाता है। उनके युवा अवस्था को सांड के चित्र से दर्शाया जाता है। महाभिनिष्क्रमण को गृह त्याग मतलब घोड़ा पर चढ़कर उन्होंने गृह त्याग किया था, तो उनको घोड़ा से दर्शाया जाता है। संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, उसको पीपल उसका प्रतीक चिन्ह है। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, पद चिन्ह या स्तूप उनका प्रतीक चिन्ह है। और धर्म चक्र प्रवर्तन इसका जो चक्र है जहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो चक्र है।
बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान में परिवर्तन विरोधी थे शामिल और महायान में परिवर्तन समर्थक शामिल थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का भी विकास हुआ था। अब जो ये क्वेश्चंस है वो हर बार के एग्जाम्स में 1 मार्क्स में देखने को मिलते ही हैं, जितना हमने PYQ को एनालाइज किया है। इस एनालिसिस में हमें यह देखने को मिलता है कि बौद्ध संगीति या जैन संगीति से जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन रहते ही हैं। यदि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रहता है तो 80% चांस है कि वो यहीं से क्वेश्चन मिलता है, बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा से। तो इस टेबल को आप ज़रूर याद कर लेंगे। जो पहला बौद्ध संगीति है वो 483 में हुआ है। दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 में हुई है। तीसरी बौद्ध संगीति 250 या फिर किसी बुक में 251 देखने को मिलता है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई है। पहली बौद्ध संगीति जो अजातशत्रु ने कराया था वो राजगृह में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। इसकी विशेषता है कि इसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कालाशोक द्वारा वैशाली में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष है वो सवाकामी थे और इसमें महासंगिक और स्थविर के रूप में इसका विभाजन हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक द्वारा कराई गई और पाटलिपुत्र में हुआ और मोगलीपुट्टिस्र इसके अध्यक्ष थे और अभिधम पिटक का संकलन हुआ इसमें। चौथी बौद्ध संगीति एकमात्र है जो कि बिहार में न होकर के कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और 71st BPSC में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे कि निम्न में से कौन सी जो बौद्ध संगीति है वो बिहार में नहीं हुआ था और ऑप्शन में कुंडलवन कश्मीर। किसके शासनकाल में हुआ था तो कनिष्क ने करवाया था और इस समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष थे और इसी समय हीनयान और महायान में विभाजन भी हुआ था। यदि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात करें तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जिसमें बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया है। विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन है और इसका जो संकलन है उपाली ने किया है। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है और इसका संकलन जो है वो मोगलीपुट्टिस्र ने किया है। इसके बाद आप यह देखते हैं कि बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल। बौद्ध धर्म के 3 पवित्र स्थल माने जाते हैं। एक माना जाता है चैत्य, दूसरा स्तूप और तीसरा विहार। चैत्य जहाँ की बौद्ध धर्म का पूजा घर होता है। स्तूप मतलब बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का जहाँ संग्रहण स्थल होता है और जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसको हम विहार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जैन धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो ऋषभदेव थे और यही प्रथम तीर्थंकर भी थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक की यदि बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? वास्तविक संस्थापक के रूप में यदि बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो जो 24वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है महावीर स्वामी। अब इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो समेर पर्वत पे हुई थी, जहाँ 4 महाव्रत की शिक्षा दी गई: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि महावीर स्वामी के संदर्भ में तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। माँ का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद
ईयर्स के जब हुए तब इन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति जिम्रिक नामक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे होती है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। इनके बारे में कुछ है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। जन्म कब हुआ था? 540 में। मरे कब थे? तो 468 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ कहाँ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। ओके, कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता जी का क्या नाम था? त्रिशला। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री का क्या नाम था? अनुजा या प्रियदर्शनी। दामाद का क्या नाम था? जामाली। किस कुल के थे? ज्ञात्री कुल के। और एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण में महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 499 ईसा पूर्व और मृत्यु जो है 599 ईसा पूर्व और मृत्यु जो है 527 देखने को मिलता है। तो आप इसको भी देख लेंगे, यदि ऑप्शन में इस तरीके से भी मिला तो आप टिक आउट कर सकते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, सही बोलना। अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा ना करना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रहण नहीं करना। और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को बस में रखना। 5वां महाव्रत जो है महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रथम तीर्थंकर इनके ऋषभदेव थे, जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरे अजितनाथ, तीसरे पार्श्वनाथ और चौथा महावीर स्वामी। ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो बैल ऋषभ है। द्वितीय के हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद जो जैन संगीतियाँ हुई थी 2, प्रथम और द्वितीय। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में और दूसरा 512 ईसा पूर्व में हुआ था। पहले का स्थल पाटलिपुत्र बिहार है, दूसरे का वल्लभी गुजरात है। पहले के शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके अध्यक्ष स्थूलव्रत थे और दूसरे के अध्यक्ष जो है वो क्षमाश्रमण थे। पहले की विशेषताएं हैं कि इसमें दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है और इसमें 12 अंगों का संकलन जैन धर्म का होता है। और द्वितीय जैन संगीति में जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन होता है। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 72 ईयर्स ओल्ड में हो गए, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो जाती है। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ। दिगंबर के नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे, जबकि श्वेतांबर के स्थूलव्रत थे। दिगंबर ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया और पूर्ण नम्रता एवं कठोरता को अपनाया, जबकि श्वेतांबर ने श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाई और दिगंबर की तुलना में यह कम कठोर नियम था। इसके बाद शुंग वंश में हम देखेंगे कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था जो कि बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली और यवनों पर आक्रमण को विफल कर दिया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिनमें पुरोहित पतंजलि थे। और पुष्यमित्र की जो मृत्यु है उनके पुत्र अग्निमित्र ने 148 ईसा पूर्व में कर दी। और कालिदास के जो नाटक है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र का वर्णन है। इस वंश के जो अंतिम शासक है, किस वंश के? शुंग वंश के अंतिम शासक है देवभूति। इसके बाद कण्व वंश है। कण्व वंश के संस्थापक वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की। वसुमित्र शुंगों का अमात्य मतलब मंत्री था। कण्व वंश एक ब्राह्मण वंश था। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके कण्व वंश को भी अंत कर दिया। नेक्स्ट है कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में कुषाण कमजोर होती राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इसमें सबसे पहले हिंद, यूनानी, उसके बाद शक एवं पहलव। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। कुषाण वंश के यूची टोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कर्फिसेस थे। इस वंश का प्रमुख शासक कनिष्क था। इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति भी कराई थी। कहाँ कराई थी? कुंडलवन कश्मीर में।
शक संवत चलवाया था 78 ईसा पूर्व में राजा बनने के बाद कुषाण ने ही। और कुषाण के समय गांधार एवं मथुरा कला का भी विकास हुआ था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। इसके बाद हम सभी गुप्त वंश को देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा।